हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2020 और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे जो आपके लिए खास होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की। तो नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किसने की? तो नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा गुजरात की राज्य सरकार ने की है। क्या है नई सौर ऊर्जा नीति? 2021 में ही इसे क्यों घोषणा की गई? तो इसका कारण है 2021 से ये काम करना शुरू करेगा और इसके तहत 2022 तक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के साथ साथ ही पवन ऊर्जा का उत्पादन 30,000 कहाँ तक? 30,000 मेगावाट तक ले जाने का उद्देश्य है। इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि जो भी अभी कोयला के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, मतलब उद्योगों में, है ना, तो उस पर ज़्यादा खर्च आता है, ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण करने में ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। तो होगा क्या कि प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? घटेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट घटने से क्या होगा? तो ये होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, और जिसका परिणाम ये होगा कि मेड इन गुजरात, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा यह घोषणा की गई कि मेड इन गुजरात वस्तुओं की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और कोयला आधारित बिजली की निर्भरता से क्या मिलेगी? बिजली की निर्भरता से मुक्ति मिलेगी। तो यही उद्देश्य है इनका। कोयला आधारित, है ना, कोयला आधारित जो है बिजली का उत्पादन जो है उससे मुक्ति मिलेगी। चलिए, ये तो बातें हुई कि और एक बातें जानिए। एक बात चलते चलते एक बात याद आ गई कि प्रधानमंत्री ने कच्छ जिले के कच्छ जिले के खाबड़ा के पास दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय सौर ऊर्जा, है ना, नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई। ये भी आपको जानना जरूरी था। अब चलिए हम लोग गुजरात के बारे में स्टैटिक बातें करते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? पता होना चाहिए, विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो ये भी पता आपको होना चाहिए। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए और भी बातें करते हैं। तो गुजरात में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। कितनी हैं? 182। जबकि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? गुजरात में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो आपको याद रखना चाहिए 26। कितना है? 26। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 11। तो इस तरह से गुजरात में विधानसभा की कुल सीटें 182, लोकसभा की कुल सीटें 26 और राज्यसभा की 11। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और एक बार फिर से आप जान लीजिए कि गुजरात का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किस स्थान पर है? तो 111वें स्थान पर है। 111वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 111वें स्थान पर। 162 देशों पर जो है क्या हुआ था? सर्वे हुआ था, जिसमें 111वां स्थान भारत को मिला है। आपको पता होना चाहिए कि ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसे अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट, कौन? अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कौन?
फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी घोषणा किया जाता है, मतलब जारी किया जाता है। अब बात हुई कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत तो 111वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर आपको याद रखनी चाहिए कि न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो सीरियन अरब रिपब्लिक। कौन? सीरियन अरब रिपब्लिक। सीरियन अरब रिपब्लिक। भारत को मिला कितना? तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें 0 से 10 तक का पैमाना तय किया जाता है। कितना? 0 से 10 का पैमाना पर 10 अंक जिसको भी मिल जाए तो वो सबसे अधिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करता है। इस मतलब और जिसको 0 मिलेगा तो वो सबसे खराब। तो इस स्थिति में भारत को 6.85 का स्कोर प्राप्त हुआ और इसके तहत ये जो है 111वें स्थान पर रहा। चलिए ऑप्शन बी में 144वां दिख रहा है। 144वां की बात करें तो 144वां क्या है? तो 144वां स्थान जो है भारत के लिए ही है। और किस क्षेत्र में? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस। किसके क्षेत्र में? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जो है 144वें स्थान पर है। चलिए 112 दिखाई पड़ रहा है तो 112 तो आपको कुछ भी नहीं है। 63वें की बात करें तो 63वें स्थान भारत किस क्षेत्र में है? 63वें स्थान पर। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने स्थान पर है? 63वें स्थान पर। तो इस तरह से आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन बना? तो देश का पहला चिड़ियाघर कौन बना बताइए? तो ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला जूलॉजिकल चिड़ियाघर या चिड़ियाघर कौन बना? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क। कौन? नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू जूलॉजिकल पार्क। अब चलिए आगे की बात करते हैं। कहाँ है ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क? तो ये जो है तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि कहाँ स्थित है? तेलंगाना के हैदराबाद में। इसे दिया क्यों गया? तो इसे किसके द्वारा दिया गया? तो सबसे पहले याद रखिए, तो इसे यूके के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? यूके के द्वारा। फिर यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर है, ये बातें तो है। फिर दूसरी बात आपको याद रखना है कि क्यों दिया गया। तो इसलिए इसे दिया गया नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र की स्वच्छता। किसके क्षेत्र में? स्वच्छता है ना। स्वच्छता, साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण। क्या? खाद्य प्रसंस्करण, अस्पताल, पशु देखभाल का उत्तम प्रबंध करने के कारण इसे गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अब चलिए ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। ऑप्शन ए में अरीगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ है? तो ये अरीगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में आप जान रहे होंगे, ये बहुत ही भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंदन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। नंदन जूलॉजिकल पार्क, नंदन वन जीव अभ्यारण्य भी है, उसी को कहते हैं।
चलिए संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो ये है बिहार के पटना में। कहाँ? बिहार के पटना में। कहाँ है? बिहार के पटना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि 2030 और 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? आपको जवाब देना है। तो 2030 और 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी, मतलब 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी कतर कौन करेगा? कतर के दोहा में, कतर के दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा 2030 में एशियाई खेल के। ये 2030 का होस्ट देश यही होगा। कौन होगा? कतर। और ये कहाँ खेला जाएगा? कतर के दोहा में। 2034 की बात करें तो 2034 सऊदी अरब, कहाँ? सऊदी अरब के रियाद में। कहाँ? सऊदी अरब के रियाद में खेला जाएगा। कब? 2034 में। चलिए और भी इससे बात करते हैं। तो ये तो बात थी 2030 और 2034 की। 2018 में कहाँ हुआ? ये बातें भी आपको याद रखना चाहिए। तो 2018 में सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के जकार्ता में। प्रत्येक 4 साल पर इंडोनेशिया के जकार्ता में 2018 में हुआ। प्रत्येक 4 साल पर एशियाई खेल खेला जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए। फिर 2018 की बात खत्म हो गया, 2022 में कहाँ होगा? तो 2022 में चीन के हांगझाऊ में होगा। कहाँ होगा? चीन के हांगझाऊ में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। 2022 के बाद 2026 आता है। 2026 में कहाँ होगा? तो 2026 में जापान में होगा, जापान के टोक्यो में। कहाँ? जापान के टोक्यो में। चलिए तो एक बार इस पर हम लोग ये रिवीजन कर लेते हैं। मतलब 2018 में कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। 2022 में कहाँ होगा? 2022 में होगा चीन के हांगझाऊ में। कहाँ? चीन के हांगझाऊ में। 2026 में कहाँ होगा? तो 2026 में होगा जापान में, जापान के टोक्यो में। 2030 में अभी हम लोग याद रखिए, 2030 में कतर के कहाँ? दोहा में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और 2034 में सऊदी अरब के रियाद में। तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप जरूर इसे रिवीजन करें। चलिए अगला प्रश्न 5वां कहता है भारत के किस राज्य में पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? पोलिनेटर पार्क होता क्या है? इसके बारे में पहले जानिए कि पोलिनेटर पार्क क्या होता है। तो पोलिनेटर का मतलब होता है जीवाश्म। क्या? जीवाश्म, परागकण। सॉरी, जीवाश्म बता रहे थे, गलत है। पोलिनेटर का अर्थ होता है क्या? परागकण। और जानते हैं पराग एक फूल से दूसरे फूल पर कौन? कीट पतंग ले जाते हैं। तो पोलिनेटर पार्क कहने का मतलब परागकण पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया? तो पहली बार इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, सिलेक्टेड प्रश्न समझ में आपको आया कि ये हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है, तो आप यदि वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर लाइक्स कर दें, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर भी कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा है आपको। चलिए अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के हम लोग स्टैटिक जीके की बात करेंगे। तो उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये तो हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल को याद नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम में समझिए कि यदि पूछ देता है तो आप 1 नंबर अपना गमा कर आएंगे, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो देवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र सिंह रावत। कौन है? देवेंद्र सिंह रावत। चलिए उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है?
तो राज्यपाल की बात करें तो उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है? बेबी रानी। बेबी रानी कौन? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये भी याद आपको रखना चाहिए। और भी बातें करें तो उत्तराखंड में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 70। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 5। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 3। तो इस तरह से उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें, 5 लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है कि BWF पहले होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो BWF क्या होता है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस खिलाड़ी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो किस खिलाड़ी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया? तो ये जो है निकिता खाकीमोव। निकिता खाकीमोव। किस पर? निकिता खाकीमोव पर। ये हैं कहाँ के? तो ये रूस के हैं। इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया? तो सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप के कारण इन पर सट्टेबाजी, मतलब ये है कि किसी से सट्टे लगा करके किसी से मैच हार जाते होंगे, तो इन सारी पर जब इससे गहन जांच किया गया तो सही सत्य पाया गया और इस तरह से इन पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। कितने सालों का? 5 सालों का। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि 1956 के ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया? किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया? बताइए। तो 1956 के ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे निखिल नंदी का, किसकी? निखिल नंदी का निधन हो गया। चलिए तो इस एक खासकर उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न कहता है किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS इंडियन नेवल सर्विस INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है ना? INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल सर्विस। तो किस देश ने? तो इसको प्रतिष्ठापित कौन किया? म्यांमार। अब बातें आती है कि म्यांमार क्यों किया? कारण क्या है? ये तो भारत का INS में पनडुब्बी है, तो इसलिए कि म्यांमार को इंडिया लीज पर दिया है। किस पर दिया है? लीज पर। तो लीज पर दिए होने के कारण ये जो है अपने के यहाँ इसको जलावतरण किया, मतलब प्रतिष्ठापित किया, है ना? तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब म्यांमार के बारे में बात करते हैं। म्यांमार, तो म्यांमार का राजधानी कहाँ होता है? नेपैताप। कहाँ? नेपैताप। नेपैताप। म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? तो म्यांमार की मुद्रा होती है क्यात। आजकल एग्जामिनेशन में 1-2 राजधानी और मुद्रा देखने को मिलता है, तो ज़रूर आप हर देश की राजधानी और मुद्रा को याद रखें। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इस साल 2020 में, हर एग्ज़ाम में देखने को मिला है, चाहे वो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो या फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, है ना, ESIC का एग्ज़ाम हो, अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी, BPSC का एग्ज़ाम हो, किसी में भी एक क्वेश्चन तो जरूर रह रहा है। मुद्रा से एक क्वेश्चन और राजधानी से एक क्वेश्चन। यदि इससे अधिक रहा तो और अच्छी बात है, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या? म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नहीं पता। म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है? तो म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है? यू तेई सेंग। यू तेई सेंग। कौन? यू तेई सेंग। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं कौन? बिन मिंत। कौन? बिन मिंत। आपको जरूर याद रखना चाहिए।
तो ये तो स्टैटिक बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? कहाँ की गई? तो ये शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ। क्यों किया गया? तो इसका कारण है करने का। इसका कारण क्या है? तो इसका उद्देश्य न केवल इस कला को पुनर्जीवित करना है, क्योंकि जान रहे हैं कि खादी ग्रामोद्योग धीरे धीरे अपना अस्तित्व जो है खोते जा रहा है, तो इसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पुनर्जीवित करना है। साथ ही साथ जो है स्थानीय युवाओं को, किसको? स्थानीय युवाओं को रोजगार, इस कला के माध्यम से रोजगार, है ना, पेशेवर रोजगार के रूप में जोड़ना है और उसकी इनकम को बढ़ाना है। साथ ही साथ अब जो है ये बनाया किससे जाता है? किससे बना? मनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण किससे बनाया जाता है? तो वहाँ का एक पेड़ है, कौन? सुगु। कौन है? सुगु। सुगु सेंग। सुगु सेंग नामक एक वृक्ष है, उसी के छाल से इसको बनाया जाएगा। ये औषधीय रूप से भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कौन? सुगु सेंग पेड़। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है पहली बार एशिया का सबसे बड़ा EDFC कंट्रोल सेंटर की शुरुआत कहाँ हुई? पहले जानिए कि EDFC होता क्या है। EDFC तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी आप यदि बिहार का निवासी होंगे और बिहार में दक्षिणी बिहार जैसे गया रोहतास मुगलसराय से जो लाइन जा रही है DFCC का, तो ये जो है DFCC बना रहा है और ये अपना परिचालन भी स्टार्ट करने वाला है। तो ये जो है EDFC कंट्रोल सेंटर की शुरुआत कहाँ की? तो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयागराज में किया गया। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो न्यू खुर्जा, कहाँ? न्यू खुर्जा और कानपुर के भावपुर के बीच, कानपुर के किसके? भावपुर के बीच, भावपुर के बीच 351 किलोमीटर, कितना? 351 किलोमीटर के लिए मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किए। तो इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ से कहाँ चला? तो कहाँ से कहाँ चला ये भी आपको याद रखना चाहिए। न्यू खुर्जा और कानपुर के भाव के बीच कितना किलोमीटर का? 351 किलोमीटर का। ये पूरे भारत में चलाए जाने की योजना है ना? क्यों? क्योंकि अभी जो है आप देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग, पहले जान लीजिए कि इसका स्टार्टिंग स्पीड जो रहेगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। धीरे धीरे करके इसको 75 तक, मतलब 3 गुना 75 किलोमीटर प्रति घंटा भी ले जाना है। तो ये पहली बार टेस्टिंग है, इसलिए ऐसा किया गया है। चलिए धीरे धीरे इसके स्पीड को बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य और भी ये क्या है कि जो हम लोग एक ही लाइन पर गुड्स ट्रेन जो चलाते हैं, गुड्स ट्रेन जो चलाया जाता है और पैसेंजर ट्रेन जो चलाया जाता है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं उसके आवागमन में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो इन सभी को देखते हुए अभी जो है DFCC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, DFCC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की गई और इस पर केवल मालगाड़ी ही चलेंगे। तो इस तरह से जो एक्सप्रेस ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें के आवागमन में कोई बाधा जो है गुड्स ट्रेन के द्वारा नहीं पहुंचाया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, ये 10 प्रश्नों का आज का सुंदर करंट अफेयर्स का प्रश्न था। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि उन दोस्तों को भी फ़ायदा हो जो इसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।